हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास जो आपकी क्लास होगी वो 11th क्लास के लिए होगी। एक सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की गई थी क्लास 11th के लिए, जो उसका थंबनेल दिख रहा था, एक्चुअली उसमें मैटर क्लास 10th का चला गया था। और जो क्लास 10th के लिए हमने अपलोड किया था उसमें क्लास 11th का मैटर चला गया था। मतलब ये हुआ था कि स्विच हो गया था, एक ही दिन दोनों वीडियो बना था, उसकी वजह से वो स्विचिंग हो गई थी गलती से। और सबसे दुख की बात यह है कि आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है नहीं देखा है। यदि आप लोग वीडियो देखे होते तो आप ज़रूर बताते कि सर ये तो समझ ही में नहीं आ रहा, जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर बताते। तो इसलिए मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जो मैटर है वो गलत अपलोड हो चुका है। तो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आज करेक्ट किया गया है, उसको शेयर भी मैं करूँगा। थंबनेल मैंने चेंज किया है, नीचे का टॉपिक भी चेंज किया है, फिर से पढ़िएगा। फंक्शन उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है और फंक्शन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हुआ है। मैं बता रहा हूँ फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो हकीकत जो उसका सुनोगे ना तब फिर तुमको विश्वास नहीं होगा कि 100 बच्चों में मात्र 5 या 6 बच्चों का पहले बार में या दूसरे बार में क्लियर हो जाता है, या अदरवाइज एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम तक फंक्शन चैप्टर ही जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता है। इतना मतलब इसका हुआ है, या ये कह लो बच्चों को उतनी देर में समझ में आता है। लेकिन मेरा दावा है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो इससे पहले पढ़ा है जिसमें फंक्शन टॉपिक लिखा हुआ है, नीचे क्लास 11 CBSE फंक्शन डोमेन रेंज और को डोमेन की बातें हुई है, वो देखिए। उससे पहले का रिलेशन का देखिए, ये जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से यदि आप देखोगे तो फंक्शन का डर एकदम से खौफ दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा, और जीवन भर आपको फंक्शन इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिर आप ये नहीं कहोगे कि फंक्शन मुझे आती नहीं है। क्योंकि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा जो क्लास 12 पास आउट कर चुका है या क्लास 12 पास के 2-3 साल पास आउट मैंने का हो चुका है, उससे जाके पूछिएगा। फंक्शन एक ऐसा डर है जो बच्चों के जहन से दूर नहीं होता है, ठीक ना। जहन में बैठा रहता है, वो एकदम से उसको परेशान करता रहता है। जैसे ही फंक्शन टॉपिक आ जाता है ना, बच्चा पहले ही डर जाता है कि सर मुझे तो ये समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक, शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और रिलेशन, जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से यदि आप पढ़ते हो, समझ में आ रही बात। रिलेशन पर एक एक्सरसाइज NCERT में दिया है, वो भी मैं करा चुका हूँ। रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, रिलेशन पर एक एक्सरसाइज दिया है उसको भी पढ़ा चुका हूँ, फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फंक्शन पर जो आगे बेस्ट एक्सरसाइज दिया है, एक्चुअली वो आपको मैं बताऊँ तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उतने से काम नहीं बनने वाला है। और इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो NCERT में नहीं लिखा है, जिससे आपको फंक्शन का डर और धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन के ग्राफ भी बताने हैं, अभी बहुत सी चीज़ करनी है। फंक्शन थोड़ा लंबा चैप्टर है, अदरवाइज NCERT में तो बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया है। उसकी डोमेन और रेंज की बात जो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए होती है उसको भी समझाना है। तो चलिए पहले तो हम थोड़ा सा पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। आज कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और आपका जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ही है, ये आपका फंक्शन चैप्टर है, फंक्शन चैप्टर क्लास 11, ठीक ना। तो पहला एग्जाम्पल जो है उसमें दिया हुआ है सेट ए PQRS, सेट बी क्या दिया है 1 2 3, 1 2 3 ये दिया हुआ है। और इस पे कुछ रिलेशन दिए हैं। R1 पहला रिलेशन दिया है P1 Q2 R3 R1 as S2, R1 और S2। दूसरा
P1 Q1 R1 S1, P1 Q1 R1 और S1। तीसरा है P1 Q2 P2, P1 Q2 P2 S3। R4 है P2 Q3 P2 Q3 R2 S2 R2 S2। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ये रिलेशन लिखा हुआ है कहाँ से A से B में। तो सीधी सी बात है कि यदि R1 R2 R3 A से B में रिलेशन है तो ये तो क्लियर हो गया कि R1 भी सबसेट होगा A क्रॉस B का, R2 भी सबसेट होगा A क्रॉस B का, R3 भी सबसेट होगा A क्रॉस B का और R4 भी सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब ये बातें जिसको समझ में नहीं आ रही है, मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि पूरा रिलेशन से लेके सारे वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे बढ़िया रिलेशन हमको नहीं लग रहा है कि आपको कहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। खोज लीजिएगा, मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद से आप खोजते रहिएगा, ठीक है ना। बहुत आराम से बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये रिलेशन है कि नहीं, ये तो रिलेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं R1 में जो भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 4, सबका पहला एलिमेंट A से है, सबका दूसरा एलिमेंट B से है। पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट देखिए ये है ना, एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट Q इससे और 1 कहाँ से है, इससे। तो यदि किसी भी रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट सेट A से, दूसरा एलिमेंट सेट B से है, तो सीधी सी बात है कि वो सबके सब A क्रॉस B के सबसेट होंगे। और यदि वो A क्रॉस B का सबसेट है तो सबके सब रिलेशन हो जाएंगे। यहाँ बात रिलेशन पर नहीं आती, यहाँ तो फंक्शन पे आती है। तो फंक्शन में आपको बताए थे सेट A में जितने एलिमेंट हैं उतने ही ऑर्डर पेयर होने चाहिए रिलेशन में, तभी वो फंक्शन हो पाएगा। तो हम देख रहे हैं चारों में 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और सारे रिलेशन जो भी यहाँ लिखे हैं सब में 4 हैं। लेकिन दूसरा भी कंडीशन है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए P Q R S, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 4 है, इसमें भी 4 ऑर्डर पेयर हैं, बट पहला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P Q R S है, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, 4 ऑर्डर पेयर हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फंक्शन हो जाएगा क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं किया है। अब यहाँ पर आते हैं तो PQ और P 2 बार आ गया, क्या गया, P 2 बार आ गया। 4 एलिमेंट तो हैं, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो पहला एलिमेंट रिपीट कर गया, P 2 बार आया, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि P Q R S क्या है, 4 ऑर्डर पेयर हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो फंक्शन हो सकता था। और दूसरा कंडीशन है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, तो देखिए पहला एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं किया है, ये भी फंक्शन हो जाएगा। मतलब इन चारों एग्जाम्पलों में एक यही है जो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके फंक्शन हो जाएंगे। क्योंकि आपको बताया गया है फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन है कि जो रिलेशन बनेगा, मैपिंग से थोड़ा समझ लीजिए, जैसे पहला ही है R1 A B P Q R S 1 2 3 4 3 तक ही है ना। P का 1 से, P का 1 से, Q का 2 से, Q का 2 से, R का 1 से, R का 1 से, और S का 2 से, S का 2 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेसिक जो डिफिनीशन है फंक्शन का वो कहता है कि यदि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब सेट A के सारे एलिमेंटों का रिलेशन हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रिलेशन है, जो भी एलिमेंट है, सबका रिलेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। दूसरा कंडीशन है सारे एलिमेंटों का यूनिक रिलेशन हो, मतलब इसके एक एलिमेंट का एक ही जगह। तो देखो P का एक जगह रिलेशन है 1 पर, Q का भी एक ही जगह है 2 पर, R का भी एक ही जगह है 1 पे, और S का भी एक ही जगह है 2 पे। किसी भी इधर के किसी भी एलिमेंट का 2 जगह रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो दोनों चीज़ें हो गई, सारे एलिमेंटों का भी हो गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ये यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट भी, ये फंक्शन का डिफिनीशन है।
यदि ये फंक्शन आपको पढ़ना है, यदि अच्छे से पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंटों का रिलेशन है और हर एलिमेंट का जो रिलेशन है वो यूनिक है, मतलब इसका हर एलिमेंट कहीं एक जगह जाकर रिलेट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा। अभी जो फंक्शन नहीं होगा उसका थोड़ा मैपिंग बना लेते हैं। ये जो थर्ड है, थर्ड पी क्यू पी क्यू आर एस 1 2 2 1 2 3। तो P का 1 से, P का है 1 से, ठीक ना। Q का 2 से, Q का है 2 से, और P का है 2 से, P का है 2 से, और S का है 3 से। अब देखो एक चीज़ तो दिख रहा है यहाँ कि फंक्शन का जो बेसिक डिफिनीशन है कि ए के सारे एलिमेंटों का रिलेशन होना चाहिए, वो ही नहीं है, क्योंकि आर का कोई भी रिलेशन नहीं है, ए का एलिमेंट कोई बचना नहीं चाहिए, आपको बताया जा चुका है। क्योंकि फंक्शन के डिफिनीशन में ये कहता है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंटों का रिलेशन हो। यहाँ तो एक एलिमेंट बच गया है। दूसरा है कि रिलेशन यूनिक हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पी के 2 रिलेशन आ गए। पी के कितने रिलेशन है? 2, 1 और 2 पे। क्यू का तो एक ही रिलेशन है, एस का तो एक ही रिलेशन है, आर बच भी गया है, और यदि बचा भी नहीं होता तो पी के 2 रिलेशन हैं, तो 2 रिलेशन भी नहीं होना चाहिए। सेट ए के लिए ही दोनों बातें हैं। सेट ए के लिए ही कहता है कि सेट ए के सारे एलिमेंटों का रिलेशन होना चाहिए और हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का इधर के एक एलिमेंट का एक जगह। इधर के एलिमेंटों के बारे में नहीं कहता है, मतलब इधर का बच भी सकता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ बचा है, ये फंक्शन हो जाएगा, लेकिन इधर का बचना नहीं चाहिए और सारे एलिमेंटों का रिलेशन होना चाहिए। ये बातें और क्लियर, यदि ये तो रिवाइज में करा रहा था, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब हमको जो पढ़ना है एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रियल वैल्यूड फंक्शन। ध्यान से देखिए, जो अब स्टार्ट होता है फंक्शन का कोर। अभी तो ये सेट पे ना डिफाइंड था, डोमेन रेंज की भी बातें मैंने डिस्कशन कर दिया है पिछले क्लास में, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो देखिए, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी वीडियो दिख जाएंगी। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं? ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक ना। इस कॉल रियल वैल्यूड फंक्शन इस रियल वैल्यूड फंक्शन इफ A and B इज ए सबसेट ऑफ R। मतलब A भी R का सबसेट होना चाहिए, B भी R का सबसेट हो। R मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। क्लियर हो रही बात? R को लिख लीजिए, R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो अभी तक तुम लोग कहोगे कि सर अभी तक भी तो A और B रियल ही ले रहे थे। ठीक है भाई, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में अब सेट पे डिपेंड था। सेट के एलिमेंट भी क्या थे? रियल थे। सेट के एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो एग्जाम्पल आएंगे फंक्शन इस टाइप के लिखे आएंगे। जैसे ये भी एक फंक्शन है। अब यहीं से समझना है कि ये कैसा फंक्शन आ गया भाई, ये क्या चीज़ हो गई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया ये सब सारे क्या क्या हैं? रियल वैल्यू फंक्शन है। क्योंकि देखो डोमेन, यहाँ पर से अब समझना है कि डोमेन क्या होता है। यहाँ से अब समझिए कि इस फंक्शन में, जैसे फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़े हो ना, फंक्शन वैल्यू नहीं पढ़े हो तो ध्यान से देखिए। यदि ये f(x) दिया है और उसमें बोलूँ कि इसकी 1 पे वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 पे वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत x की जगह 1 रख देंगे, और इधर 1 तो कितना आ जाएगा 1। 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो इसमें क्या रख दोगे? x के जगह 2 रख दोगे, तो 1/2 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ x के जगह रखते जाएंगे अलग अलग रियल वैल्यू, और हमको आउटपुट मिलता जाएगा। तो याद रखिए, जो जो चीज़ हम रखते हैं वो डोमेन होता है, जो जो चीज़ निकल के आता है, जैसे वहाँ 1 डोमेन का एक एलिमेंट होगा, और ये जो वैल्यू दिया है 1 वो रेंज कहलाता है। जो वैल्यू देगा फंक्शन, जो वैल्यू देगा वो रेंज, जो इसमें रख के वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? डोमेन होगा। ये धीरे धीरे बात समझ में आएगी। अभी तो समझ लीजिए कि ये सब
टाइप का जो एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ के आए हैं ये सब फंक्शन कहलाते हैं। और इसलिए कहलाते हैं इसमें जो रखने वाला होता है वो यदि रियल है और जो आ रहा है वो रियल है तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब क्या होगा कि ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन इस टाइप के दिख रहे हैं, अभी तक तो क्या था, ऑर्डर पेयर लिखा था। तो ऑर्डर पेयर में आप क्या करते थे, किसी फंक्शन के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लेते थे तो डोमेन, दूसरा एलिमेंट लेते थे तो क्या होता था, रेंज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा फंक्शन आपको दिया रहेगा और आपको डायरेक्टली पूछेगा किसका डोमेन, ना ए दिया रहेगा ना बी दिया रहेगा। अब कैसे निकालोगे उसका भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आएगा। अभी तो हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शन ऑफ वैल्यू एट ए पॉइंट किस तरह निकालेंगे। ये समझ में आ गया कि रियल वैल्यूज फंक्शन मतलब जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों यदि रियल नंबर का सबसेट है तो वो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूज फंक्शन कहलाएगा। अब रियल वैल्यूज फंक्शन में इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत से आएंगे, बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, बता रहे हैं आप। जैसे ये भी है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। दूसरा नहीं, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ये सब आएंगे, बहुत से आएंगे फंक्शन, अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन अभी आप वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और वहीं से कंसेप्ट आएगा डोमेन का, इस टाइप के फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे वो आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस छोटे सिटी बलिया के हैं उनको यदि डोमेन निकालने के लिए दे दिया जाए तो 1000 बच्चों में केवल 10 या 15 बच्चे ही निकाल पाते हैं, ठीक है ना। इतना कठिन है, याद रखिएगा। 12 हो या 11th हो, ये दोनों में फंक्शन है और दोनों में फंक्शन क्या होता है, बहुत ही डरावना एक चैप्टर है। और लेकिन एक बार मैं बता रहा हूँ कि यदि मेरी वीडियो देख रही है तो डरिए मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। और आप पक्का है कि मेरी वीडियो देखेंगे तो जीतेंगे और आपको बातें समझ में आएगी। चलिए थोड़ा हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं आर डी शर्मा का ही। तो इसमें आर डी शर्मा का है कि दिया है, पहला क्वेश्चन है लेवल 1 3.2, आर डी शर्मा 3.2 और पेज नंबर है 3.11। इस पर एक लेवल 1 का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एफ एक्स दिया हुआ है और ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। और इसके बाद से आपको वैल्यू निकालना है किसकी, अब ये दिया है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू है एफ एक्स माइनस 1। कह रहा है कि x की वो वैल्यू, ये एफ एक्स यदि दिया है तो एफ एक्स की वो वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 2x प्लस 1 क्या हो जाए, 2x प्लस 1 हो जाए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये दिया है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स 2x प्लस 1। मतलब x की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाए, f 2x प्लस 1 के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, तो अब यही लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एफ 2x प्लस 1। एफ एक्स वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 2x प्लस 1 प्लस 4। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस भाई क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 3 प्लस 4। इधर तो वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। तो इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक साथ। अब देखिए ये माइनस 3x और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 3x। ध्यान से देखो, सॉरी ये माइनस 3x और ये कितना होगा माइनस 2x, इधर आ जाएगा तो प्लस 2x। सबको एक तरफ हम कर रहे हैं, 4 है
1 और 1 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया, बस सबको इस साइड ला दिया, कुछ करना नहीं था। माइनस 3x² हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 3², ये क्या हो जाएगा माइनस x, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब याद रखिएगा, कभी भी इस टाइप का इक्वेशन बनाइएगा तो पहला टर्म तो निगेटिव नहीं रखिएगा, वो लिखने का एक टर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे तो क्या होगा 3x² प्लस x माइनस। अब इसका फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा फैक्टर 3x माइनस 2x माइनस 2। फैक्टर आपको आता होगा, 3x कामन कर लो तो क्या होगा x प्लस 1 माइनस 2 कामन कर लो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 कामन कर लोगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जानते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगा -1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। मतलब ये हुआ कि यदि x की वैल्यू -1 रखा जाए या x की वैल्यू 2/3 रखा जाए, उस कंडीशन में हमेशा जो fx की वैल्यू आएगी वो f2x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी। बहुत आसान है, fx की वैल्यू तो दिया ही दिया है, f2x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, बहुत आसान है। यदि यहाँ पर x दिया है तो हर जगह x है, यदि इस जगह 2x रखते हो तो हर x की जगह भी 2x प्लस 1, आपको यहाँ भी 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। और इसको हमने कुछ नहीं किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया और सारे टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो फाइनली आपको ये आ गया है। और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू यदि 2/3 रखेंगे, इसमें मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 रखोगे, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू भी उतनी आएगी। और अगर आप f2x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर रख के निकालते हो तो दोनों इक्वल आ जाएगा। अब चलिए और क्वेश्चन किया जाए इस पर। ऐसे वैल्यू ऑफ फंक्शन आप निकालेंगे, लेवल फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार रिमाइंड करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा है 3.2 का। fx इक्वल टू दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर और x माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस एफ ए प्लस बी। फाइंड मतलब आपको fx दिया हुआ है, अब आपको a प्लस बी वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, fx इक्वल टू दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, इसी x के जगह डालो क्या, a प्लस बी डाल दो। तो फंक्शन कहता है कि यदि इस x के जगह जो भी चीज़ रखोगे, इधर भी जहाँ जहाँ x होगा वही रखना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी ही रखना पड़ेगा। तो a प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो आ जाएगा a इंटू बी का होल स्क्वायर। क्लियर? बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, x के जगह वैल्यू बैठाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, देख लीजिए। तीसरा दिया है fx इक्वल टू कितना, ax माइनस बी, और bx माइनस ए। क्या दिया है, bx माइनस ए। और आपसे करें, ये तो दिया हुआ है तीसरे में, इफ़ y इक्वल टू fx, ये दिया है तीसरा, इफ़ y इक्वल टू fx इक्वल टू ax माइनस बी बाई bx माइनस ए, सो दैट, दिखाना है आपको, शो दैट fy इक्वल टू x ना, यही दिखाना है। क्या दिखाना है, fy की वैल्यू x होगा। मतलब क्या दिया, ध्यान से देखो, इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा क्या, सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में दिया है y, क्या दिया है, y इक्वल टू fx इक्वल टू ax माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए। यहाँ से देखो, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स माइनस ए, और fx इक्वल टू क्या होगा, ax माइनस बी एक्स माइनस। दो चीज़ निकल के आ गया।
ये दिया था आपको, ये निकालना था, मतलब एफ वाई निकालना है आपको। क्या निकालना है? एफ एक्स दिया हुआ है, आपको एफ वाई निकालना है, और एफ वाई की वैल्यू कह रहा है कि वो तो एक्स आएगा। तो इधर का तो आप लोग कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले तो जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये दिया था, तो क्या होगा, यदि ये तीनों इक्वल है तो ये इसके डायरेक्ट इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल है ही है, तो इसको जब इक्वल करोगे तो ये बनेगा, इसके इक्वल करोगे तो ये बन जाएगा, बन गया। अब सॉल्यूशन, एफ एक्स, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है। क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू कितना है? ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे कि x के जगह क्या रख देंगे? y रख देंगे। x यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y रख दो, तो एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस है, तो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी? ए वाई माइनस बी वाई माइनस ए। और एक चीज़ याद रखिए कि y की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू क्या दिया है? x माइनस, तो y की जगह रख दो। इस y की जगह क्या रखना? क्योंकि एफ वाई की वैल्यू x के टर्म में लाना है, तो केवल इस y की जगह रख के वैल्यू को चेंज कर देंगे। y की वैल्यू क्या है? ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए माइनस बी, और b क्या होगा? ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए माइनस ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। फिर क्या होगा? बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? बी ए एक्स माइनस बी स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये तो डायरेक्ट ए का मल्टीप्लाई होगा इसमें, और ये क्या होगा? एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम यही होगा ये, और जब 1 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड करोगे ये आएगा, और इसका जब माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 1 लिख सकते हो, और इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? बी एक्स माइनस ए, और बी का मल्टीप्लाई करोगे बी ए एक्स माइनस बी स्क्वायर, और इसका डिवाइड करो ये, और इसका यहाँ जब मल्टीप्लाई करो क्या होगा? ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों कट जाएगा। क्या कट जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या कैंसिल हो जाएगा? ए बी एक्स, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचेगा? देखो, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एफ वाई इक्वल टू एक्स। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ से देखिए, ये आ गया आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। हम दिखा दिए कि एफ वाई इक्वल टू एक्स, कुछ करना नहीं था। यहाँ से y निकाल लीजिए, यहाँ से एफ एक्स निकाल लीजिए, फिर एफ एक्स में, ठीक है ना, चूँकि एफ वाई निकालना है तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y पुटअप कर देंगे। अब y की वैल्यू दिया हुआ था, y की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? दिस, उसी को पुट करके सॉल्व कर दीजिए, एफ वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो हुआ ये, क्या हुआ? फंक्शन ऑफ वैल्यू एट ए पार्टिकुलर पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा डोमेन का कंसेप्ट आज बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, ये सब आर डी शर्मा के क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब? व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स व्हेन और 1/x when x इज ग्रेटर देन 1। अब तुम इस क्वेश्चन को देख के बड़ा आश्चर्य होगे कि ये कैसा हमने फंक्शन लिख दिया। तो इस फंक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, और इसके बाद से ध्यान देखिए क्या क्या पूछा है आपसे। पूछा है पहला f 1/2 की वैल्यू क्या होगी, पहला। दूसरा f -2 की वैल्यू क्या होगी। तीसरा f1 की वैल्यू क्या होगी। चौथा
एफ रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, और इसमें एक पांचवा है एफ माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी। इतनी वैल्यू पूछा है। पहले तो इस फंक्शन को रीड करना सीखेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, क्योंकि अब बार बार इस टाइप के फंक्शन आएंगे। इस टाइप के क्या आएंगे, बार बार। कह रहा है कि इसमें देखो व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब ये हुआ कि यदि इसमें रखने वाली वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ना, 1 2 रख के निकालते हैं या 4 5 रख के निकालते हैं, जो भी चीज़ें हैं। यदि आपको वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की कहाँ पर, x 0 से छोटे के लिए, ध्यान से देखिए, यदि इस फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 0 से छोटे पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो वो हमेशा कैलकुलेशन f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से होगा। f(x) इक्वल टू x स्क्वायर से होगा। यदि आपसे कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू बताइए, किस पॉइंट पे बताइए, यहाँ देखिए 1 है, जो पॉइंट 0 और 1 के बीच में उस पर बताइए, तो उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कैलकुलेट होगी, यहाँ से कैलकुलेट होगी। और यदि 1 से बड़े के लिए कहा जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो यहाँ से कैलकुलेट होगी। ये बात याद रखिएगा। तो अब बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको चाहिए f1/2 की वैल्यू, ठीक ना। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अभी 1/2 क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। और यदि x की वैल्यू 1/2 है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी, f(x) इक्वल टू x लिया जाएगा, और यहीं से वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो f1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा f-2, अब इसमें इस फंक्शन में रखने वाली वैल्यू निगेटिव आ गई। क्या आ गई, निगेटिव। निगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है -2 है, वो लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब अब f-2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। देखो 1/2 के लिए फंक्शन ये वाला लिए, और -2 के लिए फंक्शन ये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन है कि f(x) की वैल्यू x स्क्वायर आएगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा तब। और यहाँ तो हमको कहाँ निकालना है, -2 पे वैल्यू निकालना है। -2 0 से छोटा होता है, और -2 पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन का हम यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f-2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है f1 की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, f1 के लिए क्या लेंगे, f1 ध्यान से देखो, इसमें 1 नहीं है, वो बस लिखने में गड़बड़ हो गया। अच्छा, थोड़ा सा एरर हो गया, बुक में भी शायद एरर दिया है। इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो 1 देना चाहिए उसको। यदि इस तरह से करेक्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब f1 की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन आंसर में चूंकि f1 की वैल्यू 1 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए, याद रखिएगा, सुधार लीजिए, मिसप्रिंट है, ये होगा। तो अब देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 है तो यहीं से निकल के आएगा, x की वैल्यू 1 है तभी भी यहीं से निकल के आएगा। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तीसरे केस में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और 1 के लिए क्या लेंगे, दिस f(x) इक्वल टू x। तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। चौथे में √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये होती है ना, जो भी हो, मतलब 1 से बड़ा होता है। और यदि कोई भी वैल्यू x मालूम चल गया कि 1 से बड़ा हो गया, तो उसके लिए फंक्शन कहाँ से कैलकुलेट करेगा, यहाँ से कैलकुलेट करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो f√3 की वैल्यू निकालना है, चौथा क्वेश्चन है में भी, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू √3 है, जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, और ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, दिस, मतलब f(x) इक्वल टू 1/x। तो यहीं से f√3 की वैल्यू आएगी, क्या होगी, 1/√3, याद रखिए, क्लियर। और एक पांचवा क्वेश्चन है आपका f√-। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, अभी जानते नहीं हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, और ये तो है इमेजिनरी नंबर। और हमारा जो फंक्शन है केवल रियल के लिए डिफाइंड है, इमेजिनरी के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया है। और इमेजिनरी के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया है,
ये हो गया इमेजिनरी, और इसलिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि केवल रियल के लिए 0 से छोटा कुछ भी होगा वैल्यू देगा, 0 और 1 में होगा तो वैल्यू देगा, 1 से बड़ा होगा तो देगा। क्लियर हो रही बात है। लेकिन इमेजिनरी के लिए कुछ नहीं दिया है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। स्क्वायर रूट में जो नेगेटिव नंबर होता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी के लिए ये दिया ही नहीं है इसमें कुछ कि ये डिफाइंड भी है, तो इमेजिनरी के लिए नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब इस पर जिस पॉइंट पे नहीं डिफाइंड होगा वहाँ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, वैल्यू मिलेगी नहीं। ठीक है ना। जैसे यदि यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाए ना, इस तरह से, यदि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन करेक्ट है तो आप f1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 1 पे तो डिफाइंड है नहीं है, 1 से छोटे के लिए है, 1 से बड़े के लिए, 1 पे कहाँ है, 1 पे नहीं था। यदि ये करेक्ट मान के चलोगे तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। याद रखिएगा, यदि हम ये करेक्ट क्वेश्चन मान के चलते जो बुक में दिया है तो f1 की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लेकिन चूंकि बुक में आंसर f1 की वैल्यू 1 दिया है, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये होगा या होगा, आंसर के हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि 1 पे क्या देगा, x ही देगा, और 1 रखोगे तो 1 वैल्यू देगा। अदरवाइज यदि इस तरह से क्वेश्चन सही मान के चलते हो तो f1 की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी, और इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगी कि 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, कुछ वैल्यू नहीं बताया गया है कि 1 पर क्या होगा। भाई 1 से छोटे के लिए ये है, 0 के लिए भी ये है, 0 से छोटे के लिए ये है, और 1 से बड़े के लिए 1 पे कहाँ है, 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, 1 पे डिफाइंड नहीं है तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका भी आंसर होता, लेकिन आंसर चूँकि 1 दिया है f1 का, इसलिए हमने बताया कि ये करेक्ट ये होगा, क्वेश्चन ये होना चाहिए। यदि ये मान लेते हो कि क्वेश्चन ही करेक्ट है तो आंसर सही कर लेना, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से हैं, आप करेंगे, हम उलझेंगे नहीं। हम चलते हैं डोमेन ऑफ रियल फंक्शन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये शुरू होता है आपका कोर, और ये बहुत टफ पॉइंट है। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, थोड़ा सा अब डोमेन के बारे में बताते हैं। अभी तक तो आप डोमेन जानते थे, ये यदि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यदि कोई फंक्शन a to b में है तो a ही क्या हो जाता है, आपका डोमेन हो जाता है। ये पढ़ चुके हो आप, ये हम बता चुके हैं। ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। रेंज तो बताए थे, इमेज का जो सेट बना लोगे वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा डोमेन की बात सोचिए, अब कैसे डोमेन निकालने, कैसे सोचेंगे कि डोमेन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अब डोमेन इस तरह से समझिए, जैसे आप लोग आटा चक्की देखे होंगे गाँव में, आटा चक्की में क्या क्या डालने पर वो आउटपुट देगा। जैसे मान लीजिए आप गेहूँ डालते हो, ठीक ना, यदि आटे चक्की में आप गेहूँ डालोगे तो आटा निकल के आएगा, फ्लोर निकल के आएगा। राइस भी डालोगे तो उसका फ्लोर निकाल देगा, मतलब चावल के वो आ जाएगा, चावल का जो आटा होता है वो आ जाएगा। मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें डालोगे तो उसका आउटपुट कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, यदि गेहूँ पीसने वाली मशीन में, जिसको आटा चक्की बोलते हैं, यदि उसमें आप सरसों डाल दोगे ना तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सरसों के लिए अलग टाइप की मशीन बनाई गई है, ठीक है ना। उस सरसों को पेरने के लिए, सरसों को पेर कर तेल निकालने के लिए, उसके लिए क्या होती है, अलग टाइप की मशीन बनाई होती है। मतलब ये हुआ कि जो आटा चक्की है उसका डोमेन क्या हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकता है, बाजरा हो सकता है, चने हो सकते हैं, मटर हो सकते हैं, क्योंकि ये सब डालने पर वो क्या करती है, आउटपुट मतलब पीस कर उसका आटा बना देती है। लेकिन यदि उसमें आप जैसे ही सरसों डाल दोगे तो पता चलेगा कि वो क्या हो जाएगा, दोनों उसके जो पीसने वाले क्या होते हैं, चक्के होते हैं, वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, एकदम से सट जाएगा। उसके लिए स्पेशल टाइप की जो मशीन है वो बनी हुई है, और उसमें जब डालोगे तो वहाँ से तेल निकलता है। दूसरी बात है कि आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो, यदि मोटरसाइकिल में पानी, मोटरसाइकिल जो है बाइक है, यदि उसमें पानी डालोगे तो नहीं चलेगा, या तो पेट्रोल से चलेगा, क्या है ना, पेट्रोल से चलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। तो ये याद रखिएगा कि यदि बाइक है और बाइक में यदि आप पेट्रोल डालोगे तभी जाके वो चलेगी, तेल से नहीं सॉरी वाटर डालने पर वो नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाइक का जो डोमेन है वो पेट्रोल है, आपके बाइक का डोमेन क्या है, पेट्रोल है, वाटर नहीं है, ठीक है ना।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी तो समझ लीजिए। अब जैसे हम लोग खाते हैं दाल चावल या जो भी है गेहूँ, यदि हम लोग को भूसा दे दिया जाए तो हम नहीं खा पाएंगे, और जो जानवर हैं वो भूसा भी खाते हैं और दाल चावल भी दे देंगे तो खा लेंगे। तो उनका डोमेन जो हो गया भूसा भी आ गया, उसके डोमेन में भूसा आ गया, हमारे डोमेन में भूसा नहीं है भाई, हम भूसा नहीं खाएंगे, हम तो दाल चावल ही खाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब आते हैं, ये बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही है तो उसी से हम रिलेट करना चाहते हैं। देखो ये कहानी नहीं बता रहे हैं, उससे रिलेट कर देना चाहते हैं कि फंक्शन एक टाइप का मशीन होता है और हर फंक्शन अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं। जैसे अभी हमने बताया कि गेहूँ डालने के लिए मशीन अलग होती है, या गेहूँ पीसने वाली मशीन में गेहूं ही डाला जाता है, उसमें हम सरसों नहीं डाल सकते। इसी तरह फंक्शन भी एक ऐसी मशीन होती है, अलग अलग फंक्शन जो होंगे अलग अलग मशीन होंगे, और हर में क्या इनपुट डालेंगे, मतलब क्या वैल्यू डालेंगे कि वो वैल्यू कुछ ना कुछ दे। अभी बता रहे थे कि यदि गेहूं पीसने वाली मशीन में आप यदि सरसों डाल दोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट क्या होगा? नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप सरसों पीसने वाली यदि या तेल निकालने वाली मशीन में गेहूं डालेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर हो रही बात है? आउटपुट कब आएगा? जब गेहूं पीसने वाली मशीन में गेहूं डाल दिया जाए और सरसों पीसने वाले में, पेरने वाले में सरसों डाला जाएगा, तब आउटपुट आएगा और डिफाइंड आउटपुट आएगा। ठीक है ना? उसी तरह से यदि फंक्शन कुछ लिया जाए इस टाइप का, f(x) = 1/x और एक है f(x) = x + 1। अब देखो इसमें जीरो रखने पर क्या होगा? अब देखो हम जीरो दोनों में रख रहे हैं, क्या होने वाला है? यदि यहाँ जीरो रखोगे तो 1/0 आएगा, और आपको मालूम होना चाहिए हमेशा फाइनाइट बाई जीरो अनडिफाइंड होता है। क्या हो गया? फाइनाइट बाई जीरो अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और यहाँ जीरो रखोगे तो 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दो फंक्शन लिया हमने, एक में जीरो लिखा तो अनडिफाइंड, एक में जीरो रखा तो 1 आ गया। मतलब ये हुआ कि इसमें जीरो रख सकते हैं, इसमें जीरो हम नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब यदि डोमेन की बात करेंगे तो जो रखा जाता है वही तो डोमेन होता है। मतलब इसके डोमेन में जीरो नहीं होगा, इसके डोमेन में जीरो होगा। अभी तो ये बता रहे हैं हम कि किस में जीरो होगा, किस में जीरो नहीं होगा। तो इस वाले फंक्शन में जीरो नहीं होगा, इसके डोमेन में जीरो हम नहीं लेंगे, इसके डोमेन में हम जीरो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो पर मतलब एक डिफाइंड वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन ये जीरो पर अनडिफाइंड दे रहा है। और भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। अब दोनों में 3 रखिए, देखिए क्या होता है। f3 क्या हो जाएगा? 3 + 1/3 - 3, और यहाँ पर f3 दूसरे वाले में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 - 3/3 + 1, तो हो जाएगा f3 = 4/0। ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अभी बता रहे हैं फाइनाइट, ये लिख लीजिए, फाइनाइट बाई जीरो = होता है अनडिफाइंड। फाइनाइट बाई जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? f3, ये तो हो गया 0/4, और 0/फाइनाइट क्या होता है? जीरो होता है। ये लिख लीजिएगा, एक तो ये हो गया और एक लीजिए 0/फाइनाइट क्या होगा? जीरो होगा। अब हम देख रहे हैं कि इस वाले फंक्शन में 3 रखे हैं तो अनडिफाइंड आ गया, इस वाले फंक्शन में 3 रख रहे हैं तो जीरो आ गया। और जीरो आप जानते हो कि एक डिफाइंड वैल्यू होती है, जीरो एक रियल नंबर होता है। मतलब ये हुआ कि यदि इसका डोमेन निकालेंगे तो उसमें 3 नहीं होना चाहिए, और इसके डोमेन में क्या होना चाहिए? 3 हो सकता है। इसके डोमेन में 3 नहीं होगा और इसके डोमेन में 3 होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसे आप पता नहीं कर पाएंगे, ये तो हम चेक करके बता रहे थे कि कैसे अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डोमेन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो रखा तो ये पहला वाला अनडिफाइंड, दूसरा वाला डिफाइंड। जीरो रखने पर ही पहला अनडिफाइंड, दूसरा अनडिफाइंड। मतलब ये और ये दोनों अलग अलग टाइप की मशीनें हुई, और इसका जो इनपुट हुआ
जीरो नहीं हो सकता है, इसका इनपुट जीरो हो सकता है। मतलब इसमें जो रखा जाता है, याद रखिएगा, अब याद रख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, किसी भी फंक्शन में जो वैल्यू हम रख के वैल्यू कुछ ना कुछ हम निकाल सकें वही डोमेन होता है। और यदि किसी फंक्शन में किसी पार्टिकुलर पॉइंट को रखने पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पार्टिकुलर पॉइंट उसके डोमेन में नहीं होगा। ये तो डोमेन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब डोमेन की परिभाषा इस तरह से बनती है कि वो सेट ऑफ एक्स की वो सारी वैल्यू, ध्यान से देखिए हिंदी में, एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा वो डोमेन कहलाएगा। समझ में आ रही बातें? एक्स की वो सारी वैल्यू, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पर ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफाइंड होगा वही उसका डोमेन होगा। समझ में आ रही? मतलब ये हुआ कि हमको यही खोजना है कि किस किस एक्स की किस किस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड होंगे, और जो डिफाइंड होंगे वही उसका डोमेन होगा, और जहाँ अनडिफाइंड होगा वो उसके डोमेन में नहीं होगा। ये क्लियर हो गई? फंक्शन की डोमेन क्या होती है? फंक्शन की डोमेन होती है एक्स की वो सारी वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टू बी ए फंक्शन इज़ डिफाइंड। जिसके लिए कोई एक फंक्शन डिफाइंड होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। तो डोमेन की डिफिनीशन लिख लेते हैं और हम आगे चलते हैं। तो डोमेन की जो डिफिनीशन है वो कहता है, डिफिनीशन ये द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x for which a function f(x) is to be defined is called function, sorry, is called domain of f(x). ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो सारी वैल्यू का सेट, फॉर विच जिसके लिए ए फंक्शन एफ एक्स इज टू बी डिफाइंड, जिसके लिए कोई फंक्शन एफ एक्स क्या हो? डिफाइंड हो, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एक्स। वो एफ एक्स का डोमेन कहलाएगा। ये तो डिफिनीशन हो गया। मतलब वो सारी वैल्यू, वो सारा सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। लेकिन भाई अब डोमेन निकाल लेंगे कैसे? ये तो हो गया डिफिनीशन कि कहाँ कहाँ, अब ये खोजना बहुत कठिन होता है कि कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा। अनडिफाइंड खोजना आसान होता है, लेकिन डिफाइंड कहाँ कहाँ होगा ये आसान नहीं होता है। और उसके लिए क्या है, कुछ तरीके हैं, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे और उससे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आगे निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, पहला हम टाइप बताने जा रहे हैं, टाइप 1। और टाइप 1 में है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 1/, सॉरी इस टाइप से, इसका डोमेन क्या होगा? तो याद कर लीजिए, स्पेशल टाइप का फंक्शन, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। जहाँ पर ये पॉलिनोमियल हो जाए, अब तुम मत ये कहना कि सर पॉलिनोमियल बता दीजिए। यदि आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है तो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिनोमियल का चैप्टर खोलिए और वहाँ पॉलिनोमियल समझाया गया है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, उसको पढ़ लीजिए। अब कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है डोमेन? रियल नंबर होता है। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? यदि एफ एक्स के इधर वाला एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, और यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है दुनिया का किसी भी डिग्री का है तो उसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। अब तुम कहो कैसे होता है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ कि कोई एक्स की वैल्यू बता दो जहाँ ये अनडिफाइंड हो, बता दो, खोजो, दिन भर खोजना, आज दिन भर का आपका होमवर्क है। एक्स की वो वैल्यू बताइए, वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन बताइए जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। अब खोज ही नहीं पाओगे, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए अनडिफाइंड हो। यदि कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है जिसके लिए अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब इसका डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर होगा। कभी भी ये क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है। रियल नंबर इसलिए होता है कि कोई भी एक्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। ये तो क्लियर हो गया।
कि पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप है, ये सब टाइप याद रखना पड़ेगा। दूसरा टाइप है f(x) = gx/hx, और ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। तो इसका डोमेन होता है पूरा R माइनस a सच दैट HA = 0। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन पूरा रियल हो जाता है, लेकिन जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता है, ये क्या है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर डिनोमिनेटर HA की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जहाँ 0 होगी उसको रियल से माइनस कर देंगे। अब एग्जाम्पल है, ये देखो, ये भी पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का, ये भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का। तो सीधी सी बात है, जो इसका डोमेन होगा वो रियल माइनस, कहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा बताओ ना, 2 पे होगा, तो 2 माइनस कर लो, हो गया इसका डोमेन। क्लियर हो रही बात है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर वाले को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले को कर लो। तो क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यदि ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा p, पूरा रियल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा, -1 पे। जैसे ही -1 रखोगे ना, देख लेना यहाँ पर, क्योंकि इसको फैक्टराइज करके ये किए हैं, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही -1 इसमें रखेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और -1 पे चूँकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए r में से उस जहाँ पे 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, उसको माइनस कर लेंगे, तो -1 कर लेंगे माइनस। क्लियर हो रहा है। ध्यान से देखिए, इस टाइप के फंक्शन में क्या करेंगे हम, यदि ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल है तो रियल नंबर होगा। केवल वो वाला पॉइंट हटाओ जिस पर HA 0 हो जा रहा है, मतलब जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो रियल नंबर, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 पे 0 होगा, तो रियल नंबर में से 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, ये है, तो इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, या यहाँ से ही देख लोगे, -1 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा रियल माइनस, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो -1 माइनस कर देंगे। क्लियर हो रही बात है। ये तो हो गया आपका दूसरा टाइप हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद से हम आज इतना ही, क्योंकि डोमेन बहुत लंबा है, इसको आराम से पढ़ाएंगे। आज केवल डोमेन का थोड़ा सा हमने कंसेप्ट बताया है। जैसे एक और है, x² + 2x + 1। थोड़ा सा डिनोमिनेटर में जब पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री में आए ना, तो फैक्टर कर लिया करो, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है ये कहाँ 0 होगा। तो इसका फैक्टर करोगे तो x² - xx - 2x + 12, x² 2x + 1, x - 6 और x - 2, यही आएगा फैक्टर। अब ध्यान से देखिए, ये फैक्टर आ गया, ये फैक्टर आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन होगा पूरा रियल नंबर, लेकिन माइनस करेंगे इसमें से क्या क्या, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0, तो डिनोमिनेटर तो क्या होगा, x = 6 पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 जैसे x की वैल्यू 6 है, 6 - 6 0, तो 0 × दिस 0 0 हो जाएगा। और x = 2 पे भी 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों x = 6 और x = 2 दोनों माइनस कर लेंगे, तो 2 भी माइनस होगा, 6 भी माइनस होगा। कर लिए, इस रियल में से क्या कर लिए हम, 2 और 6 दोनों को माइनस कर लिए, ये डोमेन हो गया। क्लियर हो रही बात है भाई। इसको सेट में लिखेंगे, 2 ही पॉइंट में माइनस करना है, 2 और 6 पढ़ना है, और पॉइंट को यदि लिखना होगा तो हमेशा सेट में लिखेंगे। इंटरवल तो बनाना नहीं है कि हम क्या लिख देंगे 2, 6, ये इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 6 के बीच में जितनी भी वैल्यू है सब माइनस कर दिया गया है। लेकिन जब इसको सेट में लिखोगे, इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 और 6 केवल 2 ही नंबर हैं। और इस तरह से लिखने का मतलब ये हुआ कि 2 और 6, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 को छोड़कर 6 को छोड़कर इसके बीच में जितनी पॉइंट है सब हुआ। तो हमेशा जो माइनस में पॉइंट माइनस में करना होगा, मतलब सेट को माइनस करेंगे। किस सेट को,
2,6 वाले सेट को माइनस कर देंगे रियल नंबर से, मतलब रियल नंबर में से हम 2 पॉइंट को हटा दिए, और वो 2 पॉइंट जब हट जाएगा तो हमेशा उन दोनों पॉइंट के अलावा कुछ भी रखोगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, रियल आएगी। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप बता दिया, एक तो बताया कि पॉलिनॉमियल कहीं भी होगा, केवल पॉलिनॉमियल होगा तो डोमेन रियल नंबर, और पॉलिनॉमियल बाई पॉलिनॉमियल होगा तो हम उसका भी डोमेन रियल नंबर माइनस जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता है वो लिखेंगे। ये बातें हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया है डोमेन निकालने का तरीका। मैं बार बार कर रहा हूँ कि रिलेशन फंक्शन बहुत नया है, और ये समझ में तभी आएगा जब आप पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे, और वीडियो सारे क्रम से देखिए, रिलेशन से स्टार्ट करिए और पूरा यहाँ तक का आज तक का वीडियो अच्छे से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ के लिए बहुत मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे कि मैटर कुछ था, थंबनेल कुछ हो गया था, ठीक ना। तो अब मैंने उसको क्या दिया, करेक्ट कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि यदि आप पढ़ रहे हो, आपको ना समझ में आ रहा हो या कुछ दिख रहा हो कि नहीं ये तो क्लास 10th का मैटर है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, सूचित कीजिए, जिससे मैं उसको क्या कर सकूँ, करेक्ट कर सकूँ। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू, शेयर और लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।